बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कहानी अब तक, दैट इज अ क्विक रिकैप। ये हमारा आज का टॉपिक है बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। हम जितने भी मेटल्स हैं सबका कंबाइनली एक फ्लो चार्ट हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर क्या क्या रूल्स फॉलो अप होते हैं। इन मेटल्स के लिए हम इंडिविजुअली कैसे एक्सट्रैक्शन हुआ वो डिस्कस करेंगे। रेस्ट लास्ट स्टेप हमारा बाकी है, दैट इज रिफाइनिंग। क्या बताया था बेटा मैंने फ्लो चार्ट में? फिर से रिपीट कर रही हूं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूरे फ्लो चार्ट को मैं एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। थोड़ा मैं एक्सपेक्टिंग बेटा कि अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको चीजें और सॉर्टेड लगेंगी। ठीक है, तो दिस चैप्टर मेटलर्जी, जिसका नाम है, क्या नाम है बेटा चैप्टर का? मेटलर्जी। और मेटलर्जी इज ऑल अबाउट मेटल को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं साइंटिफिकली, प्रॉफिटेबली एंड इजीली। इसके लिए हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको क्या क्या बताए थे बेटा? स्टेप नंबर 1, यस याद आ रहा होगा बेटा, क्या स्टेप बताया था बेटा? फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था आपको, दैट इज पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन में हमने क्या किया था? पल्वराइजेशन में हमने उस मेटल को, उस ओर को जिसमें मेटल प्रेजेंट है कंबाइंड फॉर्म में, उसे हमने ऑब्टेन कर लिया था, क्रश कर लिया था, ग्राइंड कर लिया था। सेकेंड स्टेप बेटा अपने पास क्या था? सेकेंड स्टेप था अपने पास, दैट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर। क्या था बेटा? एनरिचमेंट ऑफ ओर, और वी कैन से इट बेनिफिकेशन ऑफ ओर, और वी कैन से इट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यहां पे अपन ने क्या किया था? यहां पे हमने ओर को प्योरीफाई करना सीखा था, और उस ओर को प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास फर्दर 2 तरीके के मेथड थे। कैसे मेथड थे बेटा? फिजिकल मेथड थे, और हमारे पास केमिकल मेथड थे। फिजिकल मेथड में हमने कौन कौन से मेथड डिस्कस किए बेटा? नंबर 1 था बेटा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते थे? जनरली इंप्योरिटीज को हम अगर हाथ से साफ कर सकें। सेकेंड मेथड हमारे पास क्या था बेटा? मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में अपन क्या कर रहे थे बेटा कि अपनी जो ओर होती है और उस ओर के साथ जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है, दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफरेंस होंगी। सिंपल, सिर्फ दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट है तो वहां पर हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करेंगे उस ओर को प्योरीफाई करने के लिए। तो ये था बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या यूज किया था बेटा? दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसे हम लेविगेशन भी बोलते हैं, इसे हम ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं, और यहां पर जनरली हम हैवी ओर्स को प्योरीफाई करते हैं। किस कंसेप्ट पे बेस था बेटा? मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, एक भारी सा पत्थर है जिसके साथ मिट्टी के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, उसकी इंप्योरिटीज को हटाना है, तो यहां पर यह मेथड हमने यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हमने कौन सा डिस्कस किया था बेटा? वो मेथड हमने डिस्कस किया था जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा? दैट इज जनरली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। और इसमें किस चीज का डिफरेंस होता है? इसमें यहां पर जो अपनी ओर है और अपना जो वाटर है, इनकी जो वेटेबल क्वालिटी है उस पर डिपेंड करता है, जो ऑयल है और जो वाटर है। तो जो प्योर ओर है वो वेटेबल होती है ऑयल के साथ, और जो इम्प्योरिटी है वो वेटेबल होती है वाटर के साथ। दोनों को सेपरेट कर देते हैं, हमारी ओर प्योरीफाई हो जाती है। तो सेकेंड स्टेप में फिजिकल मेथड में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, जहां पर हम पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट हो गया, पाइन ऑयल हो गया, क्रिसॉल हो गया, एनिलीन हो गया, इनका क्या रोल है ये हमें याद रखना है। फिर हमने डिस्कस किए थे बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड लास्ट क्लास की शुरुआत हमने यहीं से की थी बेटा, और उसमें मैंने आपको लीचिंग के बारे में बताया था। इस मेथड में भी हम क्या कर रहे हैं बेटा? इस मेथड में भी हम ओर को प्योरीफाई कर रहे हैं। और ये जो मेथड था बेटा, ये जनरली किन मेटल्स के लिए यूज होता है? एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए।
यहां पे हम क्या कर रहे थे बेटा, यहां पर हम ओर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे थे बेटा, यहां पर हम कंसेप्ट यूज कर रहे थे कि अगर हमें कभी भी किसी ओर को प्योरीफाई करना है तो हम उसे एक एसिड बेस या ऐसे रिएजेंट में ऐड करेंगे जिससे हमारे पास जो ओर है वो सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाएगी और जो इम्प्योरिटीज है वो इनसॉल्यूबल फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। राइट, यही हमने किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के लिए हमारे पास कुछ नेम्ड प्रोसेस थे, याद आ रहा होगा बेटा, हॉल्स प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, सर-पर्क्स मेथड हमने डिस्कस किया था, हॉल हेरोल्ट मेथड हमने डिस्कस किया था। यहां पर क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हमने कौन सा केमिकल यूज किया। राइट, उस केमिकल को यूज करके हमने यहां पर क्या किया था बेटा, हमने सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया था, सॉल्यूबल कंपाउंड हमारे पास आ गया था। उसके बाद हमने उसे हीट करके वाटर के साथ उसकी सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई थी, हमारे पास एल्यूमिनियम आ गया था Al2O3 फॉर्म में, हमारे पास एल्यूमिनियम की प्योर ओर आ गई थी। क्योंकि पढ़ हम क्या रहे थे, ओर का प्योरिफिकेशन, अभी मेटल तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, हमने ओर को प्योर कर लिया, कैसे, केमिकल मेथड है जहां पे हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। फिर बेटा गोल्ड एंड सिल्वर के लिए एक प्रोसेस था हमारे पास, क्या नाम था, साइनाइड प्रोसेस भी बोलते हैं उसे, जहां पर सारा रोल साइनाइड का था। कैसे, हम इन मेटल्स के साथ, लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, गोल्ड या सिल्वर के साथ क्या यूज कर रहे थे, हम इस गोल्ड और सिल्वर के साथ या तो पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड की रिएक्शन करा रहे थे। वो रिएक्शन कराने से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था और वो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फॉर्म हो रहा था उसके रिएक्शन हम फर्दर किसके साथ करा रहे थे, जिंक के साथ करा रहे थे। और जिंक क्या कर रहा था, मोर रिएक्टिव है, किससे, गोल्ड और सिल्वर से। वो मोर रिएक्टिव मेटल इस गोल्ड और सिल्वर को उस कॉम्प्लेक्स में रिप्लेस कर देता है, तो हमें क्या मिल गई, हमें इन गोल्ड और सिल्वर की प्योर ओर मिल गई और हमें प्योर ओर ही चाहिए थी। तो लीचिंग मेथड जो है वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था कि भाई जो ओर है जिसके साथ इंप्योरिटीज हैं उसमें कोई ऐसा केमिकल मिलाया जाए कि हमारे पास ओर सॉल्यूबल फॉर्म में आ जाए और इनसॉल्यूबल फॉर्म में जो भी हमारा इंप्योरिटी है वो रिमूव हो जाए। राइट, ये हमने लीचिंग में पढ़ा था बेटा। तो प्रोसेस के नाम याद होने चाहिए, किस प्रोसेस में कौन सा केमिकल यूज हुआ था वो याद होना चाहिए। तो हमने जो मेथड डिस्कस किया था रेड बॉक्साइट एल्यूमिनियम के लिए, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था बेयर्स प्रोसेस, वहां पे हमने किसका यूज किया था बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया था, जिससे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हुआ था। फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हमने फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराया था ताकि वाटर के साथ इंप्योरिटीज रिमूव हो जाए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। एंड एट लास्ट हमने उसे हीट किया था 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जहां से हमारे पास प्योर Al2O3 की ओर मिल गई थी। राइट, सेम ए और एजी के साथ हमने किया था। तो दैट्स ऑल अबाउट सेकंड स्टेप। फिर मैंने क्या बोला था, फिर हम बढ़े थे बेटा थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था बेटा, थर्ड स्टेप हमारे पास था दैट कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड। तो मैंने आपको बताया था, एक अच्छी सी कहानी भी बताई थी कि भाई ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ओर है अगर हम सीधा सीधा उसको रिड्यूस करके मेटल ऑब्टेन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो बाय प्रोडक्ट्स है वो हमारे काम के ही नहीं है। तो हम स्टेप स्किप ना करते हुए पहले उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फर्दर दो मेथड थे। क्या नेम था बच्चों उनका, नंबर 1 था बेटा कैल्सिनेशन और नंबर 2 था हमारे पास रोस्टिंग। दोनों में करते क्या थे हम, भाई हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। अगर आपको किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आप उसका ऑक्सीडेशन करवाओगे, O2 के साथ रिएक्शन करवाओगे। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या था, दोनों में मेजर डिफरेंस था यहां पे भी ऑक्सीडेशन कराते हैं लेकिन यहां पे जो ऑक्सीडेशन होता है इन द एब्सेंस ऑफ O2 होता है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, और यहां पर जो ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 होता है बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। ये मेजर डिफरेंस था। रोस्टिंग मेथड जनरली किन ओर्स के लिए यूज करते हैं बेटा, जनरली हम
सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं। सल्फाइड ओर्स क्या होती हैं? जहां पर मेटल सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास सल्फाइड ओर्स होती हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है बेटा? कैल्सिनेशन में किस किस के लिए था बेटा? कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, इनके लिए हम कैल्सिनेशन मेथड यूज कर रहे थे। राइट बेटा? करना क्या है? सिंपली हमारी जो भी ओर है उसे हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे थे। फिर हम आगे की तरफ बढ़े थे और जो हमारे पास फोर्थ स्टेप था, उस फोर्थ स्टेप का नाम क्या था बेटा? उस फोर्थ स्टेप का नाम था, क्या था बेटा? रिडक्शन। क्या था? रिडक्शन। और रिडक्शन में हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा? रिडक्शन में हमारे पास फोर्थ मेथड थे। नंबर 1 दैट इज स्मेल्टिंग। इसे स्मेल्टिंग भी बोलते हैं, रिडक्शन बाय कार्बन भी बोलते हैं, जहां पर कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या? कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट मेथड हमने कौन सा डिस्कस किया था बेटा? दैट इज रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है। सिंपल। तो याद क्या रखना है? कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन से ऑक्साइड्स को वो रिड्यूस कर रहा है। लाइक क्रोमियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन को रिड्यूस कर रहा है। कार्बन किसे रिड्यूस कर रहा है वो लर्न रखना था। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्या था? दैट इज ऑटो रिडक्शन, जहां पर हमें किसी फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। ऑटो रिडक्शन, और वी कैन से इट सेल्फ रिडक्शन। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट हमारे पास क्या था? थर्ड था वो, दैट इज जब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन बिहेव करते हैं? मेटल्स। तो हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था? गोल्ड स्किमिडेट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। वहां पर एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट था और उसने मेटल ऑक्साइड्स को, लाइक क्रोमियम, लाइक मैग्नीज, इन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके उन मेटल का फॉर्मेशन किया था। तो कब कौन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट था और किन मेटल ऑक्साइड को उसने रिड्यूस किया जिससे मेटल का फॉर्मेशन हुआ, वो हमें याद रखना था। जब हमने मेटल एज अ रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस किया था तो वहां पे हमने दो प्रोसेस डिस्कस की थी। क्रॉस प्रोसेस भी किया था हमने, याद आ रहा होगा बेटा? मैग्नीशियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट था, ठीक है। थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट था, वो याद रखना है आपको। क्लियर? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फिफ्थ वन, जो है हमारे पास रिफाइनिंग। लेकिन उससे पहले आज हम अब तक जो पढ़ चुके हैं ना, ये सारी चीजें में आ चुकी हैं। तो अब हम जब गोल्ड का, कॉपर का या जिंक का क्या डिस्कस करेंगे बेटा? जब हम इनका डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन, तो हमें चीजें बहुत ही इजी लगेंगी, हमें चीजें बहुत ही इजी लगेंगी। तो ये प्रोसेस थे बेटा। और इसी के साथ मैंने एक डायग्राम डिस्कस किया था आपके साथ कल। क्या नाम था बेटा उसका? उस डायग्राम का नाम था दैट इज एलिंगम डायग्राम। तो जल्दी से क्विकली मैं उसके भी आपको मेजर पॉइंट्स बता देती हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे बिल्कुल बेटा मुझे पता है लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे हम डाउट कैसे पूछें। अरे बच्चों, जितनी देर में तुम ये लिखते हो कि हम डाउट कैसे पूछें उस रिकॉर्डेड लेक्चर में, इतने में अपना डाउट सेंड कर दिया करो। नहीं लगता चीजें इजी? मतलब एक बात है कि जितने टाइम, अगर 20 मिनट जब तुम जितना ये सोचने में लगाते हो कि ये कैसे करे, वो कैसे करे, ठीक है, अपने 20 घंटे बर्बाद करते हो, उस 20 मिनट में कुछ कर लो ना, कुछ काम कर लो, रादर देन ये स्पैम करना, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। अरे कुछ तो करो। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, जिनको ये लग रहा है कि ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं बेटा ताकि आपका लेक्चर जो चल रहा था वो डिस्टर्ब ना हो। कुछ बच्चों के सिलेबस में ये यूनिट 1 में है। आप सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हो? आप ये सोचो ना कि उनको कितना रिक्वायर्ड है ये चैप्टर। दैट्स वाई ये प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। हमको भी लाइव में ही मजा आता है, बट दैट डजंट मीन ना बेटा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये आप ही के लिए हो रहा है, तो इस चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलिंगम डायग्राम नहीं दिखाई दिया, मैंने मेंशन किया था उस टाइम, वहां पर NCERT निकाल लेना और एलिंगम डायग्राम उसका देख लेना। फिर भी नहीं देखा हमने, फिर भी यही लिखा एलिंगम डायग्राम इज नॉट क्लियर, एलिंगम डायग्राम इज नॉट क्लियर। वाई? अरे इतने में अपना एक डाउट लिखो या अपने नोट्स लिखो, ठीक है, दैट इज फार बेटर। यस बेटा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि मैम नोट्स यही लिखने। यस बेटा, बेस्ट नोट्स हैं,
जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आप खुद देखना, आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, एक एक पॉइंट जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिंगम डायग्राम जो हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको एक मेजर चीज बोली थी कि ये डायग्राम किसके बीच में बना हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स का गिब्स फ्री एनर्जी एंड टेम्परेचर। और ये ग्राफ आया कहां से, ये ग्राफ आया है इस इक्वेशन से, दैट डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर? तो यहां पर डेल्टा जी बिहेव कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है बेटा, ये वाई एक्सिस पे है डेल्टा, और ये टी कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो यहां पर स्लोप का काम कौन कर रहा है, यहां पे स्लोप के बारे में अगर पता करना है तो सब कुछ एंट्रोपी पे डिपेंड करता है। तो क्या बताया था बेटा, जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस की तरफ जाते हो तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, और अगर चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है तो आपका स्लोप कैसा होगा बेटा, आपका स्लोप नेगेटिव होगा। फिर मैंने बताया था कि अगर आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट की तरफ जा रहे हो तो उस केस में एंट्रोपी कैसा है बेटा, एंट्रोपी नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है। और अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो माइनस माइनस ओवरऑल आपका स्लोप कैसा हो गया बेटा, स्लोप हो गया आपका पॉजिटिव। सिंपल, ठीक है। तो कब स्लोप पॉजिटिव है, कब स्लोप नेगेटिव है, वो आपको यहां से पता चला। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन थी हमारी एलिंगम डायग्राम की, या हमें जो पता होना चाहिए कि ये डायग्राम बनाया कैसे गया। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको कहा था कि जो सडन इंक्रीज हो रहा है, जो सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज हो रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, वो रिप्रेजेंट करता है फेज चेंज को। फेज चेंज का मतलब कि उसका फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, जिसमें भी जा रहा है वो उसकी मेल्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, क्या डिस्कस किया था कि अगर आपके पास दो कर्व इस तरीके से हैं तो जो ऊपर वाला कर्व का मेटल ऑक्साइड है, ऊपर वाले कर्व का जो मेटल ऑक्साइड है, नीचे वाले कर्व का जो मेटल है, वो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यही एलिंगम डायग्राम था जिसके बाद हमने रिडक्शन प्रोसेस डिस्कस किया, क्योंकि ये एलिंगम डायग्राम में जो कर्व अभी बने हुए हैं उससे भी ज्यादा कर्व एग्जिस्ट करते हैं जो उस डायग्राम में नहीं बने हुए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्योंकि यहां पर जो डेल्टा जी की वैल्यू थी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे थे डेल्टा जी लेस नेगेटिव होता चला जा रहा था, और डेल्टा जी जितना ज्यादा नेगेटिव होता है, 11th क्लास थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो उस केस में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, उस केस में रिएक्शन पॉसिबल होती है, उस केस में रिएक्शन फिजिबल होती है। यही चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो वही एलिंगम डायग्राम से पहले तो हमें यह पता चला बेटा कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसी एलिंगम डायग्राम से हम जितने भी मेटल्स का अब एक्सट्रैक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसी एलिंगम डायग्राम से कंक्लूड होकर आया। पहले हम सब में क्या पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई पल्वराइजेशन हुआ होगा, ऑब्वियस है। फिर हम देखेंगे कि उस ओर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज हुआ। तो हमारे पास तो ओर को प्योरीफाई करने के लिए फिजिकल, केमिकल, दो तरीके के मेथड थे। फिजिकल में हमारे पास उनमें से जो मेथड अप्लाई हो रहा होगा उसका सिर्फ नाम लिखा होगा। नाम लिखा होगा तो हमें पता चलना चाहिए, हम इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा इस ओर को ऐसे प्योरीफाई किया गया था, राइट। उसके बाद हमने इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया होगा, तो वो ये नहीं बोलेगा कि अब हम ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, वो क्या बोलेगा, आइदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, दोनों में से किसी भी एक का नाम लिखेगा। तो वो एक स्टेटमेंट में 3 स्टेप मेटलर्जी के एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन हमें समझ में आएंगे क्योंकि हमने डिटेल में चीजों को पढ़ा है, राइट। उसके बाद जो रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा उसमें आ जाएंगी रिएक्शंस कि भाई इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन थी, इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन थी, इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन थी। कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंटल डाटा। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा ये एलिंगम डायग्राम से हमें मिला, जहां पे हमने डेल्टा जी और टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाया है, वहां से हमें पता चला कि कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे पता चला बेटा, मैंने आपको यहां पे बताया था कि इट गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। यहां पे हमारे पास टेम्परेचर, तो दोनों के बीच में इस तरीके का कर्व अगर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये भी कैसे पता चला कि मैम ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने उसको रिड्यूसिंग एजेंट माना,
और उसको रिड्यूसिंग एजेंट मानते हुए दोनों रिएक्शंस को जब ऐड किया तो ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आया, और डेल्टा जी नेगेटिव आया दैट मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन फिजिबल है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये हमारे पास इस तरीके के ये कर्व्स थे जिन्हें हमने रिप्रेजेंट किया था। दैट्स ऑल अबाउट द लास्ट क्लास। अब तक जो हमने पढ़ा 2 क्लास का पूरा रिवीजन मैंने आपको झट से करा दिया। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा आज की तरफ, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो मैंने आपको बता ही दिया आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा दैट लिसन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, क्लियर, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। सिंपल, हमें पता क्या करना है कि कौन कौन सी स्टेप इनके लिए फॉलो अप हुई है। फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, आफ्टर देन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो लगभग डिस्कस हो चुका है क्योंकि इसका तो हमने लीचिंग मेथड डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले, फिर उसके बाद हम ओर को प्योरीफाई करेंगे। देखो बेटा, आयरन का एक्सट्रैक्शन, हमको आयरन मेटल चाहिए। अगर हमें आयरन मेटल चाहिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयरन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि आयरन तो हेमेटाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, आयरन मेटल तो उसमें भी होता है, और मैग्नेटाइट में भी होता है। डिस्कस किया था ना Fe3O4 Fe2O3, यही डिफरेंस होता है दोनों में। तो वो ओर जिसमें आयरन प्रेजेंट हो पहले उसे कलेक्ट किया जाए, उस ओर को कलेक्ट करने के बाद उस ओर को प्योरीफाई किया जाए। सेकेंड स्टेप, उसको प्योरीफाई करने के बाद क्या किया जाए, क्या किया जाए, उस ओर को प्योरीफाई करने के बाद उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाए, एंड आफ्टर देन रिडक्शन किया जाए। ठीक है, तो अब इसका जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, स्टार्टिंग में हम क्या लेते हैं, आपको टर्म्स याद है बेटा, मैंने डिस्कस की थी, फ्लक्स, स्लैग, क्या होता है, गैंगियोमेट्रिक्स। तो ये जो आयरन की ओर है इसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और इसकी जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो इनफ्यूजिबल होती हैं, जो कि मेल्ट नहीं हो रही। और जो इंप्योरिटी मेल्ट नहीं हो रही है उसे मेल्ट करने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फ्लक्स। क्लियर? तो यहां पे हम एज अ फ्लक्स भी यूज करेंगे चीजें। उसके बाद अगर फ्लक्स यूज हुआ है तो स्लैग का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये जो मेटलर्जी ऑफ आयरन है, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से बेटा? नंबर वन इज जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन का मतलब क्या है भाई? एक बात बताओ, जब आप रिडक्शन करवाओगे भी आयरन को, अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है, सबसे पहले क्या किया होगा? पूरा इकट्ठा करके फिर उसको टेम्परेचर दिया होगा। तो जोन ऑफ कंबशन, जहां पे कंबशन होगा। नेक्स्ट आएगा बेटा जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारे पास वहां से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा जोन ऑफ रिडक्शन, जहां पर हम रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया और रिडक्शन हुआ। एंड आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे क्या बेटा? दैट इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है बेटा? सिंपल, स्लैग का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उस स्लैग का नाम क्या था। बिल्कुल पेपर में आया हो, फॉर्मेशन, ये एन है, बिल्कुल ये पेपर में आया हुआ है कि जो स्लैग फॉर्म होता है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट इसलिए पहले कर रही हूं बेटा, आपका ध्यान उन चीजों पे होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं आयरन। आयरन को एक बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसके अंदर इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया था। देखो बेटा, सबसे पहले मेन ओर जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस ओर का नाम क्या है? उस ओर का नाम है हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Fe3O4। पायरोलुसाइट MnO2। तो मैंने आपको बोला हुआ भी है कि लास्ट क्लास जो होगी उसमें मैं सारी ओर्स जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करवा दूंगी बेटा। रेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें इंक्लूड होंगी। जो ब्लास्ट फर्नेस हम यहां पे यूज करते हैं उसकी जो हाइट होती है ना बेटा, वो हाइट होती है 150 फीट। यानी कि जो बड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस हम यूज करते हैं जिसके अंदर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है, जहां पे हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो 150 फीट का होता है। चार्ज का मतलब पता है क्या है बेटा? कि इनिशियली क्या क्या कंटेंट लिया गया,
क्या क्या कंटेंट उसके अंदर यूज किया गया। हमें क्या करना है भाई, हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। अगर हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम इनिशियली किन किन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं बेटा। नंबर 1 भाई, जिस ओर की बात चल रही है उस ओर को तो लिया ही जाएगा, Fe2O3 को लिया जाता है। फिर कोक बोले तो कार्बन लिया जाता है। अब यहां पे कार्बन क्यों लिया गया, कार्बन लिया जाता है, कंबशन करवाते हैं तो बाय प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, रिडक्शन के लिए हमने यहां पे कार्बन को यूज किया है। और हमने क्या यूज किया बेटा, लाइमस्टोन। क्लियर। ये किस चीज का काम करता है, अगर आपको याद हो फर्स्ट क्लास मेटलर्जी की जो मैंने ली थी, वहां पे जब मैं फ्लक्स पढ़ा रही थी तो मैंने जब एसिडिक और बेसिक फ्लक्स के एग्जाम्पल लिखवाए थे, उन एग्जाम्पल में मैंने ये लिया था कि यहां पर हम जब एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन करेंगे तो हम इस फ्लक्स का यूज करते हैं रिमूव करने के लिए इम्प्योरिटीज को। सिंपल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, किस रेशियो में हमने चीजों को लिया है, हमने क्या क्या लिया है बेटा, हमने Fe2O3 लिया है, हमने कोक लिया है, हमने लाइमस्टोन लिया है। कितने कितने रेशियो में, 8:4:1, इतने इसमें हमने इसको लिया है। तो ये जो हमारे पास 4 जोन है जहां पर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया, सबसे पहले क्या होता है बेटा, इन तीनों को मिक्स करके उस ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है और टेम्परेचर दिया जाता है। टेम्परेचर कितना दिया जाता है बेटा, अप टू 2100 केल्विन से लेकर 2200 केल्विन। और उस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो हमारे उस फर्नेस के अंदर Fe2O3 तो है ही है, कार्बन भी है और साथ में लाइमस्टोन भी है। तो जो कार्बन होता है ना उसका ऑक्सीडेशन हो जाए, सबसे पहले तो कोयला ही जलेगा ना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो कोक बर्न होता है। कोक जब बर्न होता है तो अपने साथ क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, वो अपने साथ प्रोड्यूस करता है CO2 गैस। यानी कि जोन ऑफ कंबशन में सबसे पहले कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, वहां पर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज, 2100 टू 2200 केल्विन टेम्परेचर। उसके बाद क्या होता है, वही वहां पर क्या होगा, CO2 गैस प्रोड्यूस हुई। अब वही CO2 गैस जो वहां पर जो उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर प्रोड्यूस हुई है, बट कार्बन तो और भी फर्दर प्रेजेंट है, वो CO2 गैस जब उस कार्बन के साथ फर्दर रिएक्ट करती है तो वो कौन सी गैस का फॉर्मेशन करती है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी सर्दियां आने वाली हैं, पुराने टाइम में या जो बच्चे गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा, एक मतलब कोयला डालकर और एक सिगड़ी जैसी जलाई जाती थी हाथ तापने के लिए, ठीक है, सिगड़ी जैसी जलाई जाती थी। और गांव में तो क्या होता है, ओपन होता है, उसको यूज करते हैं। बट दिस इज अ ट्रू न्यूज कि एक घर में उन्होंने सिगड़ी जलाई और सिगड़ी जलाकर वो उसको बाहर रखना भूल गए रात में, ठीक है। तो सिगड़ी में क्या करते हैं, उसको जूट वगैरह यूज करके और कोयला जो होता है उसको पहले बाहर रखा जाता है। जब उसका धुआं निकलना, काला धुआं निकलना बंद हो जाता है, फिर उसको हम रूम के अंदर रख लेते हैं। वो क्या काम करता है, हीटिंग इफेक्ट का काम करता है। तो वहां पर वो जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कोयला है वो ऑलरेडी बर्न्ट है, अब वो जो गैस प्रोड्यूस कर रहा है वो कार्बन जो उसमें अभी कोयला अभी जो उसमें फर्दर प्रेजेंट है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट करेगा, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट करेगा। और अगर घर पूरा बंद है, अगर घर पूरा बंद है तो वो CO2 जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी और वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये प्रिपरेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ना, दैट इज अ पॉइजनस गैस। अगर ये कलेक्ट हो जाए, अब O2 हो ही ना तो इंसान मर भी सकता है, और दैट इज अ ट्रू न्यूज, लोग मरे भी थे। तो जो सिगड़ी हम घर में यूज करते हैं, जो कोयले हम घर में यूज करते हैं, अगर उसको यूज भी कर रहे हो हाथ वाथ तापने के लिए, तो उसके बाद यूज करने के बाद उसे घर के बाहर रखो या आंगन में रखो, जहां भी रखो, ओपन एरिया में रखो। क्लियर, क्योंकि वो जो है वो फर्दर कार्बन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड दैट इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है, तो हुआ क्या, पहला स्टेप, साथ साथ रिएक्शन याद करेंगे बेटा। पहला स्टेप, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में क्या क्या यूज किया, Fe2O3 प्लस साथ में कोक बोले तो कार्बन, और हमने लाइमस्टोन का यूज किया। सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन की रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जो कार्बन है उसका कंबशन हुआ, C प्लस O2 ने CO2 बना दिया। लेकिन फिर जब हम वापस आते हैं जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन में, तो वही कार्बन जब एब्जॉर्ब कर रहा है सारी हीट को, CO2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर आपको एलिंगम डायग्राम अपने सामने, अभी NCERT निकालो,
अभी एनसीईआरटी निकालो, 1 मिनट का टाइम देती हूं मैं। यस बेटा, तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हो कि कब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और कब कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ये मैं क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये टेम्परेचर रेंज जो मैंने लिखी है ना, ये टेम्परेचर रेंज का पूरा हमारे पास पूरा बदल जाएगा जब हम रिडक्शन देखेंगे, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट देखना हमने वहीं से सीखा और वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो यहां पर जोन ऑफ हीट एड्सॉर्प्शन में क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसका डेल्टा एच नेगेटिव है, दैट मींस ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन है बेटा एक्सोथर्मिक, बोले तो हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। और यहां पर डेल्टा एच कैसा है बेटा, पॉजिटिव, यानी कि हाई अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड। ये रिएक्शन कैसी है बेटा, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। क्लियर है बेटा। जोन ऑफ रिडक्शन कतई इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन, भाई हमारे पास क्या था जिसका हमें रिडक्शन करवाना है, Fe2O3। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट हेमेटाइट ओर बोलते हैं, सॉरी हेमेटाइट ओर बोलते हैं। इस ओर से हमें क्या चाहिए, हमें आयरन मेटल चाहिए। तो सारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, जोन ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन इसका किस टेम्परेचर से किस टेम्परेचर रेंज के बीच में हो रहा है, 1073 से 1123 केल्विन के बीच में। सबसे पहले स्टेप में ये Fe2O3 किसके साथ रिएक्ट किया, जो सेकेंड स्टेप में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ था उसके साथ रिएक्ट किया। और उसके साथ रिएक्ट करने पर इसने किसका फॉर्मेशन किया, Fe3O4 का फॉर्मेशन किया। इस Fe3O4 की रिएक्शन जब फर्दर इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराई है, क्लियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट बोलते हैं। यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से हुआ इसका रिडक्शन। क्या हुआ बेटा, इसका रिडक्शन। और जब इसका रिडक्शन हुआ तो यहां से फॉर्मेशन हुआ FeO का। क्लियर है बेटा। उसके बाद हमने इस FeO की रिएक्शन फर्दर किससे कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि बेटा थर्ड स्टेप तक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन कर रहा है। इन तीनों स्टेप में अगर पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जो रिडक्शन कर रहा है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। और लास्ट में हमने रिप्रेजेंट किया है जहां पर हमने इस Fe2O3 जब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा था, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बेटा, कार्बन। तो ये कंक्लूजन्स कहां से आए कि कब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट और कब कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, एलिंगम डायग्राम। उस एलिंगम डायग्राम में जब हमने कल देखा था तो 3 लाइन इस तरीके से जा रही थी। जो बीच वाली लाइन थी वहां पर फॉर्मेशन हो रहा था CO का, नीचे वाला आयरन का था और ऊपर वाला जो था वो CO2 का था। तीनों में डिफरेंस किस चीज का है, तीनों में डिफरेंस इसी चीज का है कि कब कौन किसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इस टेम्परेचर के बाद रिड्यूसिंग एजेंट अलग था और इस टेम्परेचर से पहले रिड्यूसिंग एजेंट अलग था। तो यहां पर सिंपली क्या हुआ बेटा, यहां पर सिंपली आयरन का रिडक्शन भी हो गया। क्लियर। तो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन बेटा। देखेंगे ये हमारे पास ये पूरा ब्लास्ट फर्नेस है जिसके अंदर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है। तो ये बड़े बड़े से ब्लास्ट फर्नेस होते हैं, लैबोरेटरीज होती है, वहां पर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं। इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, देखो यहां से सॉलिड फेस अलग हो जाता है। अभी मैं बात करूंगी पिग आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, व्रॉट आयरन क्या होता है, सबसे पहले कौन सा आयरन मिलता है और स्टील कैसे बनता है। स्टील जो हम घर में यूज करते हैं वो भी आयरन से मिलकर ही बना हुआ है, वो भी एक अलॉय है। ठीक है। अब देखो बेटा इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, जो ओर थी, जो लाइमस्टोन था और जो कोक थी, 8:4:1 के रेशियो में हमने इसको मिक्स किया। भाई ओर को क्यों यूज किया, ओर से ही तो मेटल मिलेगा। लाइमस्टोन क्यों यूज किया, स्लैग का फॉर्मेशन हुआ है, वो जो उसकी इंप्योरिटीज है ना, फ्लक्स को यूज किया गया है। एज अ फ्लक्स हमने यहाँ पे लाइमस्टोन को यूज किया है। ठीक है। और ये रहा अपना कार्बन, कैल्शियम सिलिकेट बनता है बेटा CaSiO3, जो कि एक स्लैग है आयरन के एक्सट्रैक्शन में। अब यहाँ पे जो इंप्योरिटी होती है SiO2 होती है, ये हमने फ्लक्स यूज किया था। इन तीनों को मिक्स किया।
मिक्स करने पर सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? मिक्स करने पर सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ हमारे पास, सबसे पहले हुआ कंबशन। कंबशन होने पर क्या हुआ बेटा? यहां से हमारे पास कौन कौन सी गैस निकली? एक बार निकली CO2 और CO2 फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करके CO का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन के बाद, उसके बाद हमारे पास ये बेटा वही रिडक्शन की रिएक्शन जो मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट की, दैट इज अ जोन ऑफ रिडक्शन। Fe2O3 आयरन की ओर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो Fe3O4 का फॉर्मेशन हुआ। अब ये वाला जो डायग्राम है ना, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, वही डायग्राम मैंने यूज किया है बेटा। तो ये समझने के लिए, इसको ड्रॉ करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है सिर्फ, ठीक है, कि कैसे पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया। उसके बाद दैट इज अ स्टेप बेटा, CaO SiO2 और यहां से स्लैग का फॉर्मेशन हुआ। इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे बेटा, यहां पे स्लैग का फॉर्मेशन दिखा रखा है। अब आयरन की जो ओर होती है ना, इसमें जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है, वो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है SiO2, एसिडिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। और उस एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो हम फ्लक्स यूज करते हैं, वो फ्लक्स है बेटा बेसिक, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। उस बेसिक फ्लक्स का यूज करके यहां से हमारे पास स्लैग का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज CaSiO3। ये रिएक्शंस में अलग से भी रिप्रेजेंट करूंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है, यहां से एयर एंड ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, यहां से सॉलिड वेस्ट पूरा अलग हो जाता है, और यहां से जो मोल्टन फॉर्म में आयरन कलेक्ट होता है, उसे हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आयरन का एक्सट्रैक्शन होता है। जो लास्ट हमारे पास जोन था, वो जोन क्या था? दैट इज अ जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। तो 4 जोन्स है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए। नंबर 1 दैट इज जोन ऑफ कंबशन, जहां पे कंबशन होता है, कंबशन होकर CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, वो CO2 गैस कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद आता है जोन ऑफ रिडक्शन, जहां पे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है एंड आफ्टर देन कार्बन। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका? फॉर्मेशन करते हैं आयरन। आयरन हमें मिल गया यहां से। और लास्ट स्टेप है हमारे पास जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन यानी कि जब उस ओर को उससे इंप्योरिटीज रिमूव करनी पड़ी होगी, तो हमने इस फ्लक्स का यूज किया है। तो जो इनिशियली हमने इसका कंटेंट लिया था, क्या क्या लिया था? सबसे पहले हमने ओर लिया था, देन लाइमस्टोन एंड देन कार्बन। क्लियर? इन तीनों में किसका किस चीज के लिए यूज हुआ है, अब वो क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो हीट करोगे तो क्या होगा? थर्मली डिकम्पोज हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब थर्मली डिकम्पोज होगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा CaO का। और ये CaO काम करेगा हमारे लिए एज अ बेसिक फ्लक्स, क्योंकि हमारे पास जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है, उस इंप्योरिटी का नाम है SiO2। तो यहां पर SiO2 किसका काम कर रहा है? ये SiO2 काम कर रहा है इंप्योरिटी का, गैंग्यू का, मैट्रिक्स का, इनफ्यूजिबल इंप्योरिटी का। और उसे फ्यूजिबल बनाने के लिए हमने जिस फ्लक्स का यूज किया है, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और यहां से जिस स्लैग का फॉर्मेशन हुआ है, उस स्लैग का नाम है CaSiO3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें से नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्लैग का फॉर्मेशन होता है उसका नाम क्या है, ठीक है। और एट लास्ट क्या होता है बेटा? एट द बेस हमें मोल्टन आयरन मिल जाता है। और इस एक्सट्रैक्शन से जो हमें आयरन मिलता है अंडर स्लैग के साथ मिलता है, उस आयरन को हम क्या कहते हैं? पिग आयरन कहते हैं। और उस पिग आयरन में 4% कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसमें अदर इंप्योरिटीज भी होती हैं, सल्फर की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की और मैग्नीज की। हमने इस हेमेटाइट ओर से आयरन को कलेक्ट किया, और सबसे पहले हमारे पास आयरन जिस फॉर्म में आया उसे हम कहते हैं पिग आयरन। उस पिग आयरन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 4% कार्बन, और इंप्योरिटीज होती हैं फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर एंड मैग्नीज की। दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पिग आयरन। अब हमारे पास और भी टाइप के आयरन एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कास्ट आयरन और रेस्ट रॉट आयरन। ये आयरन का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा? कास्ट आयरन दैट इज अ सेकेंड टाइप,
ये कंपैरेटिवली हार्ड होता है एंड ये कंपैरेटिवली ब्रिटल होता है। ये बनता कैसे है? ये बनता है बेटा जब हम इसको क्या करते हैं, पहले तो हम इसे मेल्ट करते हैं, फिर जब हम इसे कूल करते हैं, किसे? पिग आयरन को। तो ये जो पिग आयरन जो हमारे पास स्लैग के साथ फॉर्म हुआ आयरन को एक्सट्रैक्ट करने पर जब हम इसे मेल्ट करते हैं और जब हम कूल करते हैं इसे, तो फॉर्मेशन होता है कास्ट आयरन का। और इस कास्ट आयरन का जो कलर होता है वो कैसा होता है बेटा? ग्रे होता है। जब हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो यहां से इंप्योरिटी आ जाती है ग्रेफाइट की, और जब हम इसे स्लोली कूल करते हैं तो हमारे पास यहां पर जो इंप्योरिटी होती है ना सीमेंटाइट की, दैट इज इंप्योरिटी ऑफ सीमेंटाइट एंड कलर इसका वाइट होता है। और जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन कितना होता है? 3%। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आयरन मिला? पिग आयरन। पिग आयरन में कार्बन कितना? 4%। कास्ट आयरन कैसे बना? पहले पिग आयरन को मेल्ट किया, फिर हमने उसे कूल किया, किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा? कास्ट आयरन का। ये जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी? 3%। कंपैरेटिवली हार्ड होता है एंड कंपैरेटिवली ब्रिटल होता है। राइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रॉट आयरन, दैट इज अ थर्ड टाइप ऑफ आयरन। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम इस कास्ट आयरन को, और वी कैन से इट, क्या करते हैं? पिग आयरन को, जो रिवर्बरेटरी फर्नेंस होते हैं, जैसे ब्लास्ट फर्नेंस था, नए नए फर्नेंसेस होते हैं बेटा, अलग अलग बीकर्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इसे जब हम मिक्स करते हैं लाइंड विद हेमेटाइट, जिसकी हम बात कर रहे हैं हेमेटाइट की, जो हमारे पास मेन ओर है, तो यहां से क्या होता है? वो उस कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देती है बेटा? वो उस कार्बन को कन्वर्ट कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड में। और उस केस में हम क्या ऐड करते हैं बेटा? लाइमस्टोन को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? रिमूव करने के लिए इंप्योरिटीज, टू रिमूव सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि इसने अभी हमारे लिए किसका काम किया था? स्लैग का काम किया था। सल्फर की इंप्योरिटी किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैल्शियम सल्फेट फॉर्म में प्रेजेंट है। और फास्फोरस की इंप्योरिटी किस फॉर्म में प्रेजेंट है? कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो हमारे पास कास्ट आयरन था उसे हमने क्या किया? रिएक्ट करवा दिया फर्दर हेमेटाइट के साथ। फिर क्या हुआ? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारे पास इंप्योरिटीज थी वो रिमूव करने के लिए हमने लाइमस्टोन ऐड कर लिया। वो फ्लक्स का काम करेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और वो इन इंप्योरिटीज को रिमूव कर देगा। और जब ये इंप्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं तो इसमें क्या बचता है? जो रॉट आयरन होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 0.5%। तो हमने 3 आयरन जो डिस्कस किए हैं, नंबर 1 कौन सा था बेटा? नंबर 1 था पिग आयरन, जो हमें सबसे पहले मिला। इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी थी बेटा? 4% कार्बन था। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा कौन सा आयरन? दैट इज कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी थी बेटा? इसकी परसेंटेज थी 3%। और एट लास्ट हमने डिस्कस किया कौन सा बेटा? रॉट आयरन। और रॉट आयरन के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है? 0.5%। तो मैंने ये कार्बन की परसेंटेज का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। ठीक है बेटा। देखेंगे बेटा प्योरिटी फॉर्म्स ऑफ कार्बन। प्योरिटी फॉर्म्स ऑफ कार्बन इज ऑल अबाउट कि सबसे ज्यादा प्योर कौन सा होता है। ठीक है, दैट इज अ रॉट, malleable, that is a cast iron, hard, brittle, clear, and that is the extraction of iron. Yes बेटा, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्योरिटी फॉर्म्स ऑफ कार्बन। सबसे ज्यादा प्योर कौन सा होता है? ऑब्वियस है, सबसे ज्यादा प्योर होता है बेटा, सबसे ज्यादा प्योर होता है रॉट आयरन। क्लियर, सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो चुकी हैं। उसके बाद आता है कास्ट आयरन और एट लास्ट पिग आयरन। ये इनका ऑर्डर होता है प्योरिटी का। बिल्कुल बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा स्टील की। स्टील जो है, जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, घर के अंदर जो बर्तन है जितने भी, ये स्टील जो है ये प्योर आयरन नहीं होते। ये क्या है? स्टील क्या है? एलॉय है। एलॉय किस किस का है? एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उन्हें हम एलॉय कहते हैं। बेटा स्टील के अंदर आयरन होता है और कार्बन प्रेजेंट होता है 0.1 से लेकर 1.7%। दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ स्टील।
स्टील जो होता है आप देखोगे मैग्नेट से तुरंत अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्योर आयरन नहीं होता है, उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज होती है, ठीक है, दैट इज स्टील। और स्टील को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, अगर आंसर आ जाए बोर्ड में एक्सप्रेस करने के लिए, बेटा स्टील को हम प्रिपेयर करते हैं बेसिमर कन्वर्टर। मैम ये क्या होता है, बेटा जैसे ब्लास्ट फर्नेस था आयरन के लिए, ऐसे ही इसके लिए जो हमने पूरा यूज किया था अरेंजमेंट एक्सपेरिमेंट के टाइम, उसे हम बेसिमर कन्वर्टर कहते हैं। और वी कैन से इट ओपन हार्थ फर्नेस, और वी कैन से इट इलेक्ट्रिक फर्नेस। डिवाइसेस के नाम है, बस याद रखना है, ठीक है। तो स्टील को हम ऐसे बनाते हैं। क्लियर बेटा, ये हो गया स्टील के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में। अब हम जैसा देख पा रहे हैं, हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में डिस्कस किया। सिंपली इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किसने काम किया, आयरन में हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स भी आए, किस ओर से हमने ऑब्टेन किया। तो कॉपर की जो मेन ओर होती है ना बेटा, वो मेन ओर जो होती है उसे हम बोलते हैं चाल्कोपाइराइट्स, और वी कैन से इट फूल्स गोल्ड। क्या फॉर्मूला होता है, CuFeS2। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉपर जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वह एग्जिस्ट करता है सल्फाइड फॉर्म में। देख पा रहे हो CuFeS2। तो इसका एक्चुअल फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए, दैट इज Cu2s.Fe2S3। यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो हमारे पास मेन ओर है जिसे हम चाल्कोपाइराइट्स कहते हैं, जिसे हम फूल्स गोल्ड कहते हैं, ये जो हमारे पास ओर है CuFeS2, इस ओर से हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो आयरन की मेन ओर क्या थी, हेमेटाइट। कॉपर की मेन ओर क्या है बेटा, दैट इज, देखो मेन ओर से मेरा मतलब यह है कि जहां से हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। किसे ऑब्टेन कर सकते हैं, अपने मेटल को प्रॉफिटेबली, वो उसकी मेन ओर होती है। FeS2 आयरन पायराइड बोलते हैं, उसी को हम फूल्स गोल्ड बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, क्रशिंग ग्राइंडिंग। अब देखो बेटा एक लाइन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्रूट फ्लोटेशन। अब समझ आ रहा है, पहले तो हमने ओर को पीस लिया, अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है ही नहीं है। क्रश कर लिया, ग्राइंड कर लिया, फिर क्या लिखा हुआ है बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन। इस फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब क्या है, हमने उस ओर को प्योरीफाई करने के लिए जो मेथड यूज किया है उसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि दैट इज मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। तो यस इट इज अ सल्फाइड ओर जिसके लिए हम ये यूज करते हैं। अब और प्योरी हो गई, प्योर हो गई, ठीक है, और प्योर हो गई। अब और प्योर हो गई तो क्या किया जाए, और को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाए। और को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, रोस्टिंग। एक लाइन में लिखा हुआ है रोस्टेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो पहले 3 स्टेप तो हमें एकदम क्लियर है कि जब कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया गया, सबसे पहले उस ओर को कलेक्ट किया गया, ओर को पीसा गया, पीसने के बाद उस ओर को प्योर किया गया, ओर को प्योर किया गया वाया फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर उसको कन्वर्जन करने के लिए ऑक्साइड में हमने रोस्टिंग मेथड यूज किया, राइट, किसके अंदर, रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर। अब ये ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी है, और अगर ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुकी है तो अब क्या किया जाएगा, अब इसका रिडक्शन किया जाएगा। लेकिन जैसे आयरन के एक्सट्रैक्शन में हमारे पास ब्लास्ट फर्नेस था, उसी तरीके से यहां पर हमारे पास क्या है, रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो रिएक्शंस तो उसमें भी होती हैं, उसमें भी स्लैग फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है, उसमें भी रिडक्शन हुआ होगा, उसमें भी हमने ये जो ऑक्साइड में कन्वर्ट किया है। तो देख पा रहे हो ये रिएक्शन दे रखी है रोस्टिंग की। इसका रोस्टिंग करवाया तो गया, रोस्टिंग बोले तो इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीडेशन करवाओ। हमने जब इस कॉपर ओर का ऑक्सीडेशन करवाया तो गया, रोस्टिंग तो करवाई गई, लेकिन ऑक्साइड नहीं बना। क्या नहीं हुआ बेटा, ऑक्साइड नहीं बना। अब ऑक्साइड नहीं बना तो क्या किया जाए, उसके लिए हमने क्या किया, ये जो ब्लास्ट फर्नेस था ना बेटा, जैसे कि आयरन का ब्लास्ट फर्नेस था, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारे पास ओर थी, कार्बन था और साथ में लाइमस्टोन था। उसी तरीके से बेटा यहां पर हमारे पास कोक थी, बोले तो कार्बन,
सिलिका था बोले तो SiO2, इसको ऐड किया जाता है उस फर्नेस के अंदर, ठीक है। तब हमारे पास ये रिएक्शन हुई। अब हमारे पास ये जो आयरन सल्फाइड यहां से बना है, फेरिक सल्फाइड, ये इसका जब फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया गया तो भी हमारे पास FeO का फॉर्मेशन हुआ, और ये FeO जो है यहां पर प्रेजेंट है एज अ इम्प्योरिटी, बोले तो हम इसको गैंग्यू बोल सकते हैं। अब ये जो इम्प्योरिटी है ये कैसी है, इनफ्यूजिबल, और अगर ये इनफ्यूजिबल है और अगर इसे हमें सेपरेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या ऐड करते हैं, फ्लक्स ऐड करते हैं। वो क्या करेगा, इस इम्प्योरिटी को मेल्ट कर देगा और फॉर्मेशन कर देगा स्लैग का। तो कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जिस स्लैग का फॉर्मेशन होता है उसका नाम है FeSiO3। क्या नाम है बेटा, FeSiO3। यहां पर हमने किस फ्लक्स का यूज किया, हमने यहां पर SiO2 का यूज किया, SiO2 एज अ फ्लक्स यूज किया है। इंप्योरिटी क्या प्रेजेंट थी, आयरन ऑक्साइड की इंप्योरिटी यहां पर प्रेजेंट थी। क्लियर, वो रिमूव हो गया, स्लैग का फॉर्मेशन हो गया। अब ये सब होने के बाद जो मटेरियल लास्ट में बचता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो बचता क्या क्या है बेटा, क्यूप्रिक सल्फाइड बचता है, सबसे ज्यादा परसेंटेज इसकी बचती है। और क्या बचता है, आयरन सल्फाइड बचता है, इसकी परसेंटेज कंपैरेटिवली कम होती है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉपर मैट कहते हैं। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में सिंपली क्या हुआ है बेटा, ओर थी, कार्बन था, सिलिका था, ठीक है। यहां पर सबसे पहले हमने पल्वराइजेशन करवाया, फिर हमने फ्रोथ फ्लोटेशन करवाया, फिर हमने रोस्टिंग करवाया, लेकिन रोस्टिंग करवाने पर भी ऑक्साइड ओर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये रिएक्शंस यहां पर परफॉर्म होती हैं। यहां पर फ्लक्स की तरह यूज हुआ SiO2 बोले तो सिलिका, ये यहां पर इम्प्योरिटी थी, और ये यहां पर स्लैग का फॉर्मेशन हुआ FeSiO3 का, ठीक है बेटा। यहां से ये मटेरियल्स हमारे पास कलेक्ट होते हैं। फिर जो हमने बेसिमर कन्वर्टर यूज किया है, जिसे हम कहते हैं बेटा बेसिमराइजेशन, वहां पर जो रिएक्शंस परफॉर्म की गई, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, मैम कितनी रिएक्शंस याद करें, क्या सारी रिएक्शन याद रखनी पड़ेंगी? नहीं बेटा, जहां पर रिएक्शंस रिक्वायर्ड हैं वहां पर मैंने हाईलाइट किया है। फॉर एग्जांपल जब हम लीचिंग मेथड डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि लीचिंग मेथड में कब साइनाइड यूज हुआ है तो उसका क्या रोल है, वो चीजें वहां पर याद रखनी है। यहां पर आपको बस ये देखना है कि एज अ फ्लक्स कौन है, एज अ स्लैग क्या बना, और अगर रिडक्शन हुआ है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम किसने किया है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सेम रिएक्शंस वापस लिखी हुई हैं बेटा, वही जो हमारे पास कॉपर मैट है। क्या है बेटा कॉपर मैट में, कॉपर मैट में हमारे पास क्यूप्रिक सल्फाइड है और आयरन सल्फाइड है, ये दोनों चीजें हमारे पास कलेक्ट हुई हैं। तो ये जो है इनको हम रिएक्ट करवाते हैं सिलिका के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, ये आयरन सल्फाइड जब इसका ऑक्सीडेशन करवाया तो इसने आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। क्यूप्रिक सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन करवाया तो इसने क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड जो यहां से बना, ये आयरन ऑक्साइड जो यहां से बना, इसकी फर्दर रिएक्शन हमने आयरन सल्फाइड और SiO2 से कराई है। क्यों करवाई है बेटा, ताकि हमारे पास, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉपर, हम एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं कॉपर का। तो यहां पर बेटा Cu2S का फॉर्मेशन हुआ है क्यूप्रिक सल्फाइड का, और यहां पर जो एज अ इम्प्योरिटी है वो है हमारे पास आयरन ऑक्साइड। क्या है बेटा, आयरन ऑक्साइड। और अगर इस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, ये कैसी इम्प्योरिटी है, ये है हमारे पास कैसी इम्प्योरिटी, अर्थी इम्प्योरिटीज गैंग्यू मैट्रिक्स। उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए, ये इम्प्योरिटी थी बेटा आयरन ऑक्साइड, हमने जो फ्लक्स यूज किया उसका नाम क्या है, SiO2, वो हमने यहीं पे देख लिया था। सिलिका का यूज हुआ है SiO2 का एज अ इम्प्योरिटी, इस इम्प्योरिटी का यूज हुआ और जिस स्लैग का फॉर्मेशन हुआ है उसका नाम क्या है, FeSiO3। क्या नाम है बेटा, FeSiO3। तो अगर कोई पूछ ले कि जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे थे आयरन का, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग क्या था, आयरन के एक्सट्रैक्शन में स्लैग का काम किया है बेटा CaSiO3 ने।
और कॉपर के एक्सट्रैक्शन में किसने काम किया है बेटा? ये जो आपके सामने बना है दैट इज FeSiO3। क्लियर? तो स्लैग याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फ्लक्स कौन था और स्लैग कौन था। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब हमारे पास लास्ट में क्या बच गया भाई? क्यूप्रिक सल्फाइड बच गया। ये जो क्यूप्रिक सल्फाइड बचा है ये क्या करता है? ऑटो रिडक्शन। याद करो रिडक्शन वाले चारों मेथड। उन रिडक्शन वाले चारों मेथड, पहले था रिडक्शन बाय कार्बन जो हमने डिस्कस कर लिया एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में, हुआ था ना रिडक्शन बाय कार्बन। सेकेंड हमारे पास क्या था? रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन का यूज नहीं हुआ। थर्ड था मेटल एज रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी यूज नहीं हुआ। फोर्थ था ऑटो रिडक्शन, बोले तो सेल्फ रिडक्शन। ये जो क्यूप्रिक सल्फाइड है जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है, और ये जो क्यूप्रिक सल्फाइड है यही इसके लिए किसका बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और ये इसके साथ रिएक्ट करके कॉपर का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस रिडक्शन मेथड से हमें क्या मिल गया? हमें कॉपर मेटल मिल गया। ये अभी प्योर नहीं हुआ है लेकिन हमने ओर से मेटल को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो यहां पर सेल्फ रिडक्शन यूज होता है, ऑटो रिडक्शन मेथड यूज होता है किस चीज के लिए बेटा? मेटल को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है बेटा, यहां से कॉपर मिल गया। अब ये जो कॉपर हमें मिला है इसके अंदर 1 to 2% जो इम्प्योरिटी है दैट इज O2 की है, और 98 से 99% ये जो कॉपर हमें मिला है ये कैसा है? ये है प्योर एकदम कॉपर मिला है। एंड इसके अंदर दैट इज अ ब्लिस्टर, इसका अपीयरेंस होता है ऑन द सरफेस ड्यू टू किसकी वजह से बेटा? एस्केप ऑफ एंट्रैप्ड SO2, जो इसके अंदर SO2 एंट्रैप्ड है उसकी वजह से। रेस्ट ये जो कॉपर है इसे हम ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं, जो कि 98 to 99% प्योर होता है और 1 to 2% इम्प्योर होता है ड्यू टू दैट O2। क्लियर? कॉपर के एक्सट्रैक्शन में क्या किया? मेन और क्या थी? कॉपर पायराइट, चाल्कोपायराइड्स भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, CuFeS2। सबसे पहले पल्वराइजेशन करवाया, ओर को कलेक्ट कर लिया, फिर ओर को प्योरीफाई करने के लिए हमने यूज किया फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फिर हमने रोस्टिंग करवाई। लेकिन रोस्टिंग करवा के माना नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बट एट लास्ट हमने इसमें जो सिलिका और कोक यूज किया था, सिलिका एज अ फ्लक्स यूज हुआ है, कोक एज अ वहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है। तो यहां पर इसकी रिडक्शन प्रोसीजर में लास्ट में सेल्फ रिडक्शन होता है, ऑटो रिडक्शन होता है, ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और हमें यहां से कॉपर मेटल मिल जाता है। ठीक है, यहां से हमें कॉपर मिल गया। दैट्स ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक का एक्सट्रैक्शन देखो बेटा, मेन ओर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहली बात कि कौन सी ओर है जहां से हम जिंक को ऑब्टेन करते हैं। मेन ओर होती है बेटा जिसे हम कहते हैं जिंक ब्लेंडर, और वी कैन से इट स्फेलेराइट, जिंक सल्फाइड। सीधा सीधा क्वेश्चन भी आया गया है, जहां पे ओर का फॉर्मूला पूछ लिया या ओर का नाम पूछ लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद तो होना चाहिए। यहां पर भी क्या करते हैं? सबसे पहले क्रशिंग करते हैं। ठीक है, क्रश कर लिया, क्रश करने के बाद ओर को प्योर किया गया, और ओर को प्योर करने के लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, और यहां पर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। यहां पर हाइड्रोलिक वॉशिंग लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये एक हैवी ओर है जिसके लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं। और क्योंकि फ्रोथ फ्लोटेशन लिखा हुआ है तो वो तो क्लियर होना चाहिए था, क्योंकि भाई ओर कैसी है? ओर हमारे पास सल्फाइड ओर है, और सल्फाइड ओर को प्योरीफाई करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। और क्योंकि सल्फाइड ओर है तो ओर के प्योर होने के बाद हमें इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो मेथड थे, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। अब समझ में आ रहा होगा, यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है रोस्टिंग। दैट मीन्स इस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ O2 हीट किया गया था। ठीक है, बिलो दियर मेल्टिंग पॉइंट। रिवर्बरेटरी फर्नेस में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है, जैसे सेम आयरन का हुआ था। क्या होता है बेटा? सबसे पहले ये जो जिंक सल्फाइड है इसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन करवाया तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब हमारी ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पे इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड।
हमने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अब ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिडक्शन। और जब हमने रिडक्शन के मेथड भी पढ़े थे तो ये स्मेल्टिंग में सेम रिएक्शन मैंने लिखवाई थी। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड इनके रिडक्शन के लिए कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है और यहां से हमें जिंक मेटल ऑब्टेन होता है। इसने यहां पे रिडक्शन का काम किया। देन मेटल्स इज डिस्टिल्ड एंड कलेक्टेड बाय, जो मेटल वहां से ऑब्टेन हो जाता है बेटा, ये मेटल हमें मिल गया 2 रिएक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक के लिए। तो ये मेटल जो हमें मिला इसे हम क्या कर लेते हैं? डिस्टिल कर लेते हैं। अब ये डिस्टिल वाली बात को भी आप और अच्छे से समझ पाओगे जब हम रिफाइनिंग मेथड पढ़ लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्या है? मेटल को प्योरीफाई कैसे किया जाए, ठीक है। और फिर हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं बाय रैपिड चिलिंग, चिल करके एकदम टेम्परेचर, ठीक है। इम्प्योर जिंक जो है वो कलेक्ट हो जाता है और उस इम्प्योर जिंक को हम क्या कहते हैं? स्पेल्टर जिंक। क्या कहते हैं बेटा? स्पेल्टर जिंक। और उसमें इम्प्योरिटीज किस किस की प्रेजेंट है? कैडमियम, लेड एंड आयरन की। क्लियर? नेक्स्ट मैंने लिखा है बेटा हाइड्रोमेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ये मैं बता देती हूं मैंने यहां पर क्यों लिखा है। बच्चे मेटलर्जी 3 तरीके की होती है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को अपन 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा, जिसमें नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कैथोड एनोड लगाते हैं और उसके बाद करंट देते हैं, डिपोजिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो वहां से कैथोड और एनोड पे हमारे पास प्योर इम्प्योर मेटल आके कलेक्ट हो जाता है। अब आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा एक्वस कॉपर सल्फेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, याद आ रहा है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम पढ़ते थे बिल्कुल वही है। तो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमेटलर्जी जो मेटल के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। That is compounds of S block like Al2O3, B2O3 itself are strong reducing agent, so that no reducing agent is available for their efficient reduction. अगर हमें मेटल ऑब्टेन करने हैं, अगर ये जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स है Al2O3, B2O3, ये जो होते हैं ये खुद ही एक बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, इन्हें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है फॉर देयर एफिशिएंट रिडक्शन। एक एज अ नोट लिखवा दिया मैंने, ठीक है। यहां पर बेटा हमने आयरन का पढ़ा। इन सच केसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन सॉल्ट, ये मैंने इतनी थ्योरी इसलिए दे दी बेटा इस वाले कंटेंट में, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने को आ जाती हैं चीजें कि वाई हम ये मेथड प्रिफर कर रहे हैं तो थ्योरी हमें यहीं से मिलता है, ठीक है। इन सच केसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कंपाउंड इज डन, टेक्निक ऑफ रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल, हम जो रिडक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अगर आपको याद न आ रहा हो तो मैं बता देती हूं एक बार, बस नाम नया आ गया है ये इलेक्ट्रोलाइसिस ही। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता था? एक बीकर हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट होता था, उसमें 2 मेटल रॉड होती थी। क्या होती थी बेटा? 2 मेटल रॉड। एक मेटल रॉड जो होती थी वो नेगेटिवली चार्ज होती थी, जिसे हम क्या कहते थे? जिसे हम कैथोड कहते थे। और एक मेटल रॉड होती थी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसे हम क्या कहते थे? एनोड कहते थे। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता था। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैं किसका रख लेती हूँ? मान लो वाटर का रख लिया। ये कनेक्टेड होता था इस तरीके से। इसके अंदर क्या किया जाता था? करंट दिया जाता था। जब इस पोटेंशियल वायर से हम करंट देते थे तो करंट देने पर क्या होता था? इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। ब्रेकिंग होगी तो आयंस का फॉर्मेशन होगा, यहां से आयंस बने OH+ एंड OH-। ये जो आयंस यहां से बने इसे आप क्या बोलोगे? पॉजिटिवली चार्ज है तो आप इसे कैटायन बोलोगे, और जो नेगेटिवली चार्ज है उसे आप क्या बोलोगे? एनायन बोलोगे, राइट। अब कैटायन किसके पास जाएगा? कैथोड के पास जाएगा। एनायन किसके पास जाएगा? एनोड के पास जाएगा। द प्रोसेस ऑफ deposition of oppositely charged ions towards oppositely charged electrodes on passing an electric current is known as electrolysis। और वो इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम मेटल्स के केस में देखते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए तो उसे हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं। याद करो, कॉपर
अगर कॉपर की रॉड यूज किया जाए और कॉपर सल्फेट ही लिया जाए तो यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कॉपर का होता था और हमें इम्प्योर कॉपर एनोड पे मिलता था और प्योर कॉपर कैथोड पे मिलता था। तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, कॉपर को ऑब्टेन कर रहे थे प्योर फॉर्म में, राइट। तो यहां पर हम क्या सीख रहे हैं, यहां पर हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल्स को। इसे हम इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं, राइट। अभी एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमेटलर्जी मोल्टन स्टेट और फ्यूज स्टेट इज टेकन। ऑब्वियसली अगर मोल्टन फॉर्म नहीं ली जाएगी तो हमारे पास आयंस ही नहीं होंगे, और अगर आयंस नहीं होंगे तो वो अपोजिटली चार्ज मेटल रॉड के पास जाकर डिपॉजिट कैसे होंगे। एज टेकन बिटवीन एक्वस मीडियम गेट डिस्चार्ज इन प्रेफरेंस टू मेटल आयन। याद करो थ्योरी होती थी, अगर दो कैटायन है तो कौन पहले जाएगा, याद है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जिसमें कैटायन और एनायन का ऑर्डर होता था। ये चीज हमने पी ब्लॉक में भी रिकॉल की थी, राइट। समटाइम्स मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन सो दैट द मेल्टिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड एंड द कंडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा उतने ज्यादा आयंस होंगे, जितना ज्यादा आयंस का मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बेटा, एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। सिंपल, एक हम एल्यूमिनियम का ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं कि लीचिंग मेथड हम यूज करते हैं उसकी ओर को प्योर करने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हॉल हेरोल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज नोन एज बेटा हॉल्स इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते थे तो इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाता था उसी का तो पॉजिटिव चार्ज आयंस जाते थे, पहले वो इलेक्ट्रोलाइट टूटता था करंट पास आउट करने पर। तो यहां पर क्या होता है बेटा, क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं। नंबर 1 3 to 5% Al2O3। नेक्स्ट यूज किया जाता है 3 to 8% CaF2, और ये CaF2 यहां पर किसका काम करता है, फ्लक्स का काम करता है। नेक्स्ट यूज किया जाता है 80 to 85% Na3AlF6। ये किस चीज का काम करता है बेटा, ये क्रायोलाइट का काम करता है। सॉरी, क्रायोलाइट का काम नहीं करता, क्रायोलाइट इसका नाम है। Na3AlF6 इज एन ओर जिसे हम क्रायोलाइट बोलते हैं। और यहां पर 3 to 8% क्या प्रेजेंट होता है, AlF3। ये सब क्या है, जब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोमेटलर्जी परफॉर्म किया जाता है तो ये सब यूज होते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर ये क्रायोलाइट को क्यों यूज किया गया, क्रायोलाइट को यूज किया गया जो हमारी ओर है, जो हमारी इसको यूज किया गया है, जो हमारा सॉल्यूशन है पूरा, ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए। यानी कि ये जो पूरा कंपाउंड है ये जल्दी से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा तो आयंस होंगे, आयंस होंगे तो आयंस का मूवमेंट होगा, आयंस का मूवमेंट होगा तो कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की इंक्रीज होगी। तो क्या होता है बेटा, दैट इज यूज्ड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, और इंक्रीज क्या करता है बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। जो पूरा सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जो पाउडर्ड कार्बन है, दैट इज पाउडर्ड कार्बन, उसको हम स्प्रेड करते हैं। दैट इज अ रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन नहीं दिख रही होगी, अब इसके अंदर जो Al2O3 था, Al2O3 यहां पे लिख देती हूं बेटा, ये रिएक्शन, इस Al2O3 में जब हम करंट पास आउट करते हैं ना तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, 2Al+3 आयन का और 3 ऑक्साइड आयन का। सिंपल। अब क्योंकि बेटा ये क्या है, कैटायन है, तो कैटायन किसके पास जाएगा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास जाएगा तो कैथोड पे क्या होता है, द प्लेस वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। और ये किसके, ये क्या है, एनायन। एनायन किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो देखो बेटा बिल्कुल कैथोड की रिएक्शन लिखी हुई है। कैथोड जहां पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Al+3 ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन कर दिया। क्या मिल गया हमें, हमें यहां से एल्यूमिनियम मिल गया। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा एनोड की रिएक्शन। एनोड पे फर्दर जो हमारे पास रिएक्ट करता है ऑक्साइड, इस पे यहां से हमें CO2 और CO गैस का
फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और ये रिएक्शन भी है बेटा जो आपको क्वेश्चन में आई होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जब आपने सॉल्व किया होगा एक क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिला होगा। क्या क्वेश्चन मिला होगा बेटा कि कितना कार्बन 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कार्बन यूज होता है। तो ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की रिएक्शन से ही अराइज हुआ है। ये कैथोड की रिएक्शन है, ये एनोड की रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन को ऐड करो, ऐड करने से पहले दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो रिडॉक्स में पढ़ा है उससे रिएक्शन बैलेंस करो, फिर स्टोइचियोमेट्रिक कंसेप्ट यूज करो, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि किसके लिए कितना क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, दैट्स अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो आज हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया बेटा? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। आयरन का एक्सट्रैक्शन डिस्कस किया, देन कॉपर का, देन जिंक का एंड देन एल्यूमिनियम का। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ओर कौन था, फ्लक्स कौन था, रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, और अगर आयरन की बात करें प्योरिटी फॉर्म्स, किसमें कितना कार्बन का परसेंटेज है। कॉपर की तो लास्ट में क्या बना, रिडक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज किया था? सेल्फ रिडक्शन मेथड यूज किया था। ठीक है, लास्ट में हमने यूज किया पढ़ा था जिंक के बारे में, कौन मेन ओर था। तो चाल्कोपाइराइट से जहां से हमने कॉपर को ऑब्टेन किया, जिंक को हमने जिंक सल्फाइड से किया, रोस्टिंग से भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया था। फिर सारे मेथड्स जो अभी हमने डिस्कस किए। तो टू द पॉइंट चीजें हैं, लिखते टाइम साथ साथ इन चीजों को याद करना, याद हो जाएगा बेटा सब कुछ, कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ना नीट की और ना बोर्ड की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आ गए हैं हम इस 5वें कदम पे। क्या है हमारे पास 5वां कदम? आ जाते हैं वापस इधर। 5वां स्टेप क्या था? रिफाइनिंग। ठीक है, तो हम क्या क्या डिस्कस कर चुके? हमने ओर को कलेक्ट कर लिया, प्योर कर लिया, सेकेंड स्टेप में हमने प्योर कर लिया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, यहाँ पे प्योर कर लिया। कन्वर्जन ओर का ऑक्साइड में करना सीख गए, रिडक्शन सारे पढ़ लिए थे। आज हमने उन ओर्स में एग्जाम्पल के साथ देखा कि कैसे ओर से मेटल को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये चारों स्टेप के नाम आ रहे थे, वो जो नाम आ रहे थे अब हमें एकदम क्लियर है कि हम वहां पे क्या क्या कर रहे थे। राइट, अब हम बात कर रहे हैं बेटा इस रिफाइनिंग की। रिफाइनिंग इज ऑल अबाउट कि रिडक्शन से आपको मेटल तो मिल गया, अब क्या करो? सिंपल मेटल को प्योर करो। अब मेटल को प्योर करना है तो मेटल में भी इंप्योरिटीज होंगी। अब मेटल में जो इंप्योरिटीज हैं तो अब यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? प्योर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हम मेटल को प्योर कर रहे हैं और यहां पर हम ओर को प्योर कर रहे थे। तो दोनों को मिक्स एंड मैच नहीं करना है। ठीक है बेटा, आ जाते हैं हमारे पास क्या है सबसे पहला मेथड रिफाइनिंग का, दैट इज नंबर 1 लिक्वेशन। अब बिल्कुल इजी सी चीजें हैं, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, मेल्टिंग पॉइंट के डिफरेंस पे, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक का कम होगा, तो पहले वेपराइज हो जाएगी इम्प्योरिटी, हमारे पास प्योर मेटल बच जाएगा। दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, मेल्ट करवाएंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, उसे लिक्वेशन कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को डिस्टिलेशन कहते हैं। सिंपल से नाम है, याद क्या रखना है? जो फ्लो चार्ट बनेगा ना, सिर्फ क्या लिखना? लिक्वेशन एग्जाम्पल। क्योंकि किन मेटल्स के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है, उसे प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले बेटा लिक्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, किस पे प्रिंसिपल पे बेस्ड है बेटा? बोथ, जो अपना मेटल है और मेटल के साथ जो इंप्योरिटी है। कहानी समझ में आ रही है ना बेटा? अब हम मेटल को प्योर कर रहे हैं तो हम ओर का नाम भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ मेटल, और ये इंप्योरिटी भी उस मेटल में ही प्रेजेंट है। तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट बोथ, जो अपना मेटल है और उस मेटल की जो इंप्योरिटीज है, हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफरेंट होता है। जनरली क्या होता है बेटा? जो इंप्योर मेटल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जब लो होता है तो जब हम इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो पहले क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। आपने कभी देखा होगा, आप कभी भी अगर देखते हो, कभी किसी मेटल को प्योरीफाई करना है, सफाई करनी होती, क्या करते हैं? वो हीट करते हैं। तो इम्प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, मुझे पता है, कुछ महानुभव इस क्लास में है,
हो सकता है फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर के बाद नीचे लिखेंगे ये एमपी क्या था, ये नहीं बताया मैम ने। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट बेटा, क्लियर। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, फ्यूजिबल होते हैं, इम्प्योरिटी जो होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हाई होता है और वो इनफ्यूजिबल होते हैं। अब ऑब्वियस है मेटल के साथ अगर इम्प्योरिटी लगी हुई है, हीट कर रहे हैं, अब मेटल है ही नहीं फ्यूजिबल, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो मेटल बच जाएगा ना, इम्प्योरिटी निकल जाएगी। तो सिंपली जब हमने उसको गर्म करके क्या किया, मेल्ट किया, इम्प्योरिटी वेपराइज हो गई, मेल्ट हो गई, बच क्या गया, प्योर मेटल। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि किन मेटल्स के लिए इसे यूज किया जाता है, लेड और टिन। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए तो मैं एक चीज बोलूंगी, एनसीईआरटी उठाना, और भी अगर एग्जाम्पल मिल जाए ना तो छाप देना, ठीक है। मैंने 2-2 एग्जाम्पल लिखे, जितने एग्जाम्पल लिखे सब यहाँ पे एग्जाम्पल डाल देना। तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है बेटा, यहाँ पर मेटल और इम्प्योरिटीज जो होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, तो हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये किन मेटल्स के लिए यूज होता है बेटा, लाइक जिंक, लाइक कैडमियम एंड लाइक मरकरी, ठीक है। इसको अमलगम भी बोलते हैं, दैट इज सोडियम अमलगम, आपने सुना होगा NaHG, इनके लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इलेक्ट्रोलाइसिस का, जब हम कॉपर मेटल रॉड को यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और वो जनरली कॉपर और Ag के लिए करते हैं। तो इसके लिए 12th क्लास वाले तो बच्चे हो ही तुमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुमने पढ़ा है, उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, और उस इलेक्ट्रोलाइसिस में तुमने टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस देख लेना, किसका, कॉपर सल्फेट का और सिल्वर का, नाइट्रेट का, जब मेटल रॉड कॉपर ली जाए, जब मेटल रॉड सिल्वर ली जाए, यहां पर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बेटा पोलिंग मैथड। पोलिंग मेथड में क्या होता है, यहां पर क्या करवाते हैं, यहां पर आपने सुना बांस की लकड़ी, उस बांस की लकड़ी को अगर जलाया जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो एक गैस प्रोड्यूस करेगा, और वो गैस हमारे लिए किसका काम कर रही है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्योरीफाई मेटल दैट हैज ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी। ये उन मेटल के लिए यूज किया जाता है पोलिंग मेथड जहां पर ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। जनरली फॉर कॉपर एंड टिन इसे हम यूज करते हैं। जो मॉल्टन मेटल होता है, मॉल्टन यानी कि जो फ्यूज्ड फॉर्म में है, पिघला हुआ है, उस मेटल को हम स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, किसके साथ, ग्रीन लॉग्स ऑफ वुड, बैम्बू स्टिक्स, बांस की लकड़ियों के साथ उसे हम स्टिर करते हैं। अब स्टिर करने पर क्या होगा, वो फ्यूज्ड फॉर्म है और उसमें ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उस केस में जनरली जो हाइड्रोकार्बन होता है, मेनली CH4, उसका प्रोडक्शन होता है, produced by logs of wood act as a reducing agent। तो पोलिंग मेथड में CH4 किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो जो हमारे पास मेटल था जो ऑक्साइड फॉर्म में था उसका रिडक्शन हो जाएगा और हमें मेटल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो पोलिंग मेथड इज यूज्ड फॉर दोज मेटल जो ऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल, दैट इज अ पोलिंग मेथड बेटा। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रही हूं क्योंकि इसमें कुछ नया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूं बेटा क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। और नेक्स्ट क्लास में मैं जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी फ्लो चार्ट के साथ, की पॉइंट्स के साथ, वहां पर आप खुद देख लेना बेटा, सारे क्वेश्चन के आंसर आप कर पाओगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो क्वेश्चन करने से पहले, देखने से पहले क्या कर लेना, एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है। वॉन आर्कल मेथड में क्या होता है बेटा, वॉन आर्कल मेथड क्या यूज करते हैं, ये किस किस के लिए यूज होता है, वॉन आर्कल मेथड इज यूज्ड फॉर प्योरीफाइंग टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, इनके लिए यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, पहले तो हम इनकी रिएक्शन करवा देते हैं। देखो ये इम्प्योर जिंक, ये इम्प्योर टाइटेनियम था, ये इम्प्योर जिरकोनियम था, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाई। अगेन टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, 523 केल्विन, तो एक स्टेबल वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है।
यहां से भी स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है इसको हम फर्दर हीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो यहां से हमें प्योर टाइटेनियम और प्योर जिरकोनियम का फॉर्मेशन होता है। सिंपल मेटल को प्योर कर रहे हैं। कंसेप्ट थोड़ा लीचिंग जैसा नहीं है? वहां पर भी हम क्या कर रहे थे, ओर के साथ जो इम्प्योरिटी थी एक रिएजेंट ऐसा यूज कर रहे थे जिससे एक सॉल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाए। सॉल्यूबल कंपाउंड बन रहा था, फिर उसके बाद अब उसे हम हीट करते थे वाटर के साथ, सारी इंप्योरिटी और की एक्सट्रैक्ट हो रही थी। सेम उसी तरीके से यहां पर इम्प्योर मेटल है, पहले हमने एक वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लिया जो वेपराइज हो जाए, फिर हमने उसे हीट किया तो सारी इंप्योरिटीज आयोडीन के साथ निकल गई और हमें प्योर मेटल्स मिल गए। तो वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड इज ऑल अबाउट वेपर की फॉर्म में सारी इंप्योरिटीज निकल जाए तो क्या यूज किया जाता है, आयोडीन यूज किया जाता है टाइटेनियम और जिरकोनियम के लिए। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टाइटेनियम एंड जिरकोनियम जिस प्रोसेस में यूज होता है उसे हम कहते हैं बेटा वॉन आर्कल मैथड। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है मॉन्ड्स प्रोसेस। अगेन दैट इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर निकल, सिर्फ निकल के लिए यूज करते हैं। एंड फॉर हेयर फॉर्मिंग स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स किसका यूज किया जाता है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो वॉन आर्कल मेथड किसमें था? वेपर फेज रिफाइनिंग में। और उधर स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स के लिए हमने आयोडीन का यूज किया, TiI4 का फॉर्मेशन हुआ, फर्दर हमारे पास प्योर टाइटेनियम मिल गया हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर। वहीं पे बेटा मॉन्ड्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो इम्प्योर हमारे पास है निकल इम्प्योर फॉर्म में है, यहां पर स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमने कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया, स्टेबल वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स मिला, फर्दर हाई टेम्परेचर पे हीट किया एंड निकल का फॉर्मेशन हो गया। मैं मेंशन कर दूं बेटा टेम्परेचर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो डोंट इग्नोर इट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, सिंपल सा। ये सारी हमारे पास मॉन्ड्स प्रोसेस हो गई, ये वॉन आर्कल मेथड हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा जोन रिफाइनिंग एंड एट लास्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जोन रिफाइनिंग क्या होता है बेटा? जोन रिफाइनिंग, अब ये मत समझना कि मैम जोन कंबशन भी आपने बताया था। ये यूज होता है बेटा जनरली किसके लिए? सेमीकंडक्टर्स के लिए, लाइक सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम एंड लाइक गैलियम। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इस बार जो इंप्योरिटीज है ना बेटा, वो इंप्योरिटीज हाईली सॉल्यूबल है। किसमें? मॉल्टन फॉर्म में देन सॉलिड फॉर्म। तो ये सॉलिड फॉर्म से ज्यादा सॉल्यूबल होती है मॉल्टन फॉर्म में। क्या? इंप्योरिटीज। और ये मेथड इज जस्ट लाइक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट था ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसके साथ था सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां पर हम इस चीज को पढ़ते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जहां से हम क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सेम इसी तरीके से बेटा यहां पर हम इनको सेपरेट करते हैं। इस केस में पता है क्या किया जाता है? पहले एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जो हमारा मिक्सचर है उसे ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर मेटल के साथ इम्प्योरिटी थी, उसे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, फिर हीट किया जाता है, अलग अलग केमिकल्स मिलाए जाते हैं, सिंथेसिस चलती हैं बहुत दिनों तक। एट लास्ट जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो प्योर हमारे पास क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, जहां से हम इन्हें ऑब्टेन करते हैं। और उन क्रिस्टल्स को कंफर्म करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मेजर करके हम करते हैं। ठीक है, तो उसे एक बार रिकॉल करना, रिवाइज करके आना। कल जब मैं वापस डिस्कस करूंगी सारे मेथड फ्लो चार्ट के साथ, तो आपको ज्यादा स्ट्राइक करेगा। ठीक है बेटा। एंड लास्ट मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल, उस मेथड का नाम क्या है बेटा? इस मेथड का नाम है दैट इज क्रोमैटोग्राफिक मेथड। अब क्रोमैटोग्राफिक मेथड जो है, क्रोमैटोग्राफी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। चलो आज मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ। 11th क्लास जो बच्चे करके आए हैं ना, ये वो बच्चे जो ऑलरेडी रो रहे हैं कैसे करें क्या करें, वो दिल पे मत लेना। ठीक है, ये उनके लिए जिन्हें डॉक्टर बनना है। तो सबको ही बनना है वैसे तो, बट परेशान मत हुआ करो बच्चों छोटी छोटी बातों के लिए। ठीक है, तो जो 11th क्लास का एक चैप्टर था बेटा ऑर्गेनिक वाला, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन वाला, वहां पर आपको ये टर्म मिलेगी क्रोमेटोग्राफी। एक बार पढ़कर आना, चलो पढ़कर आना। ये चीज मैं कल की क्लास में आपको फिर समझाऊंगी, तो ये पढ़कर आना एक बार, यहां से नहीं वहां से पढ़कर आना। उसके बाद मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो घबराने की और परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं। तो आज की क्लास में हमने रिफाइनिंग मेथड भी डिस्कस कर लिए। कल की क्लास में मैं फ्लो चार्ट के साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगी, प्लस
अच्छे से नोट्स रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, फ्लो चार्ट में चीज़ें याद कर लेना। कल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैंने बोल बोल कर याद कराने की कोशिश की है आप भी बोल बोल कर याद करना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने हाईलाइट की हैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स आपके पास हैं, ये ध्यान रखना। आप इन नोट्स को अवॉइड मत करना, इग्नोर मत करना, चाहे आपको नीट का पेपर देना हो, चाहे आपको मेंस का पेपर देना हो, चाहे आपको बोर्ड का एग्जाम देना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं टू द पॉइंट चलती हूँ बेटा, क्योंकि जो काम का है, ठीक है, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, ठीक है। सबसे पहले मैंने शुरू से बोला है, ज़्यादा के पीछे मत भागो, जितना काम का है उसे बहुत अच्छे से करो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो, इजीली कर सकते हो, सॉर्टेड है सारी चीज़ें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके साथ ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है बेटा, आप ही के लिए लेक्चर प्रोवाइड किए गए। तो ये बार बार ना चीज़ें हर्ट करती है बेटा टीचर को भी, कि आप बोल देते हो कभी कि PW ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, आप ही के लिए तो कर रहा है बेटा। ICSE बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में आ रहा है, ना दें लेक्चर, आपको नहीं पढ़ना अभी ना पढ़ो, बाद में पढ़ लेना, कंटेंट तो मिल रहा है ना पूरा। तो बच्चों नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का आएगा इस चैप्टर से। मैम एक ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं बेटा, बट ज़्यादा टाइम इस चैप्टर पे भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी, सारे क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर का रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ये चैप्टर में 1 शॉट में एक्सप्लेन कर दूंगी वापस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।